Dear students, welcome to the today lecture of Product and Brand Management, Unit 1st, lecture number 7. In this e-lecture, we will discuss product life cycle marketing strategies. First of all, we will discuss what is product life cycle, and after that, we will discuss what are the different marketing strategies for different stages of product life cycle. कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो टाइम के साथ साथ उसकी सेल्स में जो चेंजेस आते हैं उसके बेस पर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इन्हीं 4 स्टेजेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। और ये 4 स्टेजेस किसके बेस पर डिसाइड होती हैं? कब पता चलता है कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से ग्रोथ में आ गया, मैच्योरिटी में आ गया या डिक्लाइन में आ गया? वो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की सेल्स में जो जो चेंजेस आते हैं। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हर स्टेज में कंपनी को, मार्केटिंग मैनेजर को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसको स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग की भी लाइफ साइकिल होती है, इन्फेंट होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, फिर टीनेजर होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर सीनियर सिटीजन होते हैं। तो हर स्टेज में ह्यूमन बीइंग भी अपनी हैबिट्स को, खाने पीने की, पहनने की हैबिट्स को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। उसी तरह से जैसे ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चेंज होती है तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसको कंपनी को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। इसीलिए आपको एज ए प्रोडक्ट मैनेजर, एज ए मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप ये पता कर सको कि आज की डेट में हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में है और उसके बेस पर आप मार्केटिंग डिसीजंस ले सको, मार्केटिंग मिक्स में चेंज कर सको। ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेजेस कैरेक्टराइज्ड बाय द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोडक्ट। तो आप इस डायग्राम से देखोगे 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर सेल्स है। तो इंट्रोडक्शन से पहले एक स्टेज आ रही है डेवलपमेंट। इसमें टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो सेल है वो 0 है। तो इसे हम कौन से स्टेज बोलते हैं? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इस स्टेज में प्रोडक्ट मार्केट में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं होता है, अभी उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है, इस वजह से उसकी सेल नहीं होती है। तो जैसे ही वो नया प्रोडक्ट मार्केट में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वो कौन से स्टेज में आ जाता है? इंट्रोडक्शन स्टेज में आ जाता है। और जैसे ही इंट्रोडक्शन स्टेज में आ जाता है प्रोडक्ट की सेल्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद कौन सी स्टेज आई? ग्रोथ। ग्रोथ के बाद फिर कौन सी स्टेज आई? मैच्योरिटी। और फिर मैच्योरिटी के बाद जैसे प्रोडक्ट की टाइम के साथ साथ सेल्स डाउन होने लग जाएगी, कौन सी स्टेज आ जाएगी? डिक्लाइन स्टेज आ जाएगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके इंक्रीज होने की स्पीड क्या है? स्लो है। तो जब टाइम के साथ साथ सेल्स इंक्रीज होने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कम टाइम में ज़्यादा सेल हो रही है, तो प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ जाता है? ग्रोथ स्टेज में आ जाता है। आप इस डायग्राम में देखोगे मैच्योरिटी स्टेज के इनिशियल लेवल पर तो सेल इंक्रीज हो रही है लेकिन उसकी इंक्रीज होने की स्पीड बहुत स्लो है। और मैच्योरिटी की लेटर स्टेज पर सेल्स एक लेवल पर जाकर क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। तो ये उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल्स होती है, उस प्रोडक्ट की अब उससे ज़्यादा सेल नहीं हो पाती है। और फिर उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है तो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की सेल्स क्या होने लग जाती है? डाउन होने लग जाती है। तो यही क्या है? डायग्राम आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जो कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो द लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट कैन अप्लाई टू ए ब्रांड और ए कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी पीएलसी यूज किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन के लिए, और एक ब्रांड के लिए भी पीएलसी यूज किया जा सकता है, जैसे कि एलजी की वॉशिंग मशीन के लिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन है फ्यू मंथ्स भी हो सकती है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन सेंचुरी भी हो सकती है, जैसे कि गैसोलाइन पावर्ड ऑटोमोबाइल हैं। इसके अलावा
पेप्सी है, कोको कोला है, ये 100 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी भी ये प्रोडक्ट है मार्केट में सक्सेसफुली बिक रहे हैं। और कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंट्रोड्यूस हुए और उसके कुछ टाइम के बाद ही वो डिक्लाइन में चले गए। तो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, उनकी तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होती है। और जिन प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, इंक्यूबेशन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में प्रोडक्ट में की कोई भी सेल नहीं होती है और फर्म है वो उस प्रोडक्ट को ऑफिशियल मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार कर रही होती है। तो जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है उस प्रोडक्ट की या उस ब्रांड की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब हम वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी, इंट्रोडक्शन स्टेज। जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इनिशियल लेवल में उसकी सेल्स क्या होती है, लो होती है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जब वो प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने वाली होती हैं उससे 1 या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले अपना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि कस्टमर्स अवेयर हो जाएं कि इस डेट को ये प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो रहा है, ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी फर्स्ट इंट्रोड्यूस होते ही उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि ज़्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करें। जैसे कि आप मूवीज़ के केस में देखते हो, कोई मूवी है फॉर एग्जांपल है 5 जुलाई को इंट्रोड्यूस होने वाली है या 5 जुलाई को मार्केट में सिनेमा हॉल में लगने वाली है, तो 1 महीने या 1.5 महीने पहले से उसके जितने भी चैनल्स हैं उन चैनल्स पर उसकी क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। यूट्यूब चैनल पर उसका प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। जो मूवी के स्टार्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाकर अपने मूवी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि इतना बज क्रिएट हो जाए, इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाती है मूवी की कि जिस दिन वो मूवी रिलीज हुई उसी दिन से सिनेमा हॉल है वो हाउसफुल होना स्टार्ट हो जाए। और अगर ऑडियंस को उसी दिन ही पता चल रहा है कि आज 5 जुलाई को कोई मूवी रिलीज हुई है तो वो देखकर उसके आने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि अभी उसको अवेयरनेस नहीं है, कोई देख कर आएगा फिर उसको बताएगा। लेकिन अगर उसे महीने पहले से ही पता है कि 5 जुलाई को ये मूवी इंट्रोड्यूस या रिलीज होने वाली है तो उसके फर्स्ट डे देखने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस स्टेज में कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पर ह्यूज अमाउंट खर्च करना पड़ता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो बेसिकली हाई होती है इस स्टेज में, और जो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली कस्टमर को अवेयर करना होता है कि ऐसा नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया है। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी स्टेज में सैंपल्स में भी खर्चा होता है, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट हाई होता है, सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है वो बेसिकली नेगेटिव प्रॉफिट की होती है, क्योंकि जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा उस रेवेन्यू को जनरेट कराने के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा प्राइमरी गोल क्या होगा कि मार्केट को इस्टेब्लिश करना और प्रोडक्ट की प्राइमरी डिमांड को क्रिएट करना। प्राइमरी डिमांड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी है वो अब 5G फ़ोन इंट्रोड्यूस कर रही है तो सबसे पहले वो 5G की डिमांड क्रिएट करना चाहेगी, वो 4G के ऊपर 5G के बेनिफिट्स बताएगी, क्योंकि अगर कस्टमर्स को 5G के बेनिफिट्स समझ में आ गए तो वो उस कंपनी के मोबाइल फ़ोन को परचेज कर सकता है। तो ये मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज हैं जो कि इंट्रोडक्टरी स्टेज में यूज की जाती हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट। जैसे कि कोई कंपनी है वो 5G फ़ोन इंट्रोड्यूस कर रही है तो अभी इनिशियल लेवल पे 1 या 2 वेरिएशन उसके लॉन्च करेगी, ज़्यादा वेरिएशंस लॉन्च नहीं करेगी। हो सकता है कि एक सिंगल स्मार्टफोन ही लॉन्च करे या फिर 2 या 3 हैंडसेट ही वो क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी। सेकंड क्या है, प्राइस। जर्नली क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो न्यू प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजिकली न्यू प्रोडक्ट है, इसीलिए कंपनीज हैं
उस प्रोडक्ट की प्राइस इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्या रखती हैं, हाई रखती हैं, जिससे कि जो अर्ली अडोप्टर्स है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। लेकिन अगर आप उस मार्केट में एंटर कर रहे हो जो कि मार्केट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी कंपटीटर्स हैं, वहाँ पर आप अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसकी प्राइस क्या रखोगे, कम रखोगे। जैसे कि आप 5G फ़ोन इंट्रोड्यूस कर रहे हो और आप फर्स्ट कंपनी हो जो कि 5G फ़ोन इंट्रोड्यूस कर रही है, तो आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में प्राइस हाई रखोगे। लेकिन आप 4G फ़ोन इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक नया, तो 4G का मार्केट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, नंबर ऑफ कंपटीटर्स हैं जो कि 4G इनेबल्ड हैंडफोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस है इनिशियल लेवल पर कम रखोगे। तो जब हम प्राइस हाई रखते हैं तो उसे मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं, और जब हम प्राइस इनिशियल लेवल पर कम रखते हैं तो उसे मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। इनिशियल लेवल पर क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते हैं तो इनिशियल लेवल पर हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टिव रखते हैं और हम उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही प्रेफर करते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि हमारा प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इनिशियल लेवल में कंपनी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रेफर करती हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि जो मेट्रो सिटी है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, कम जगह पर ज़्यादा लोग होते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को वहाँ एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, प्रमोशन। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रमोशन पर कॉस्ट हाई होती है, एडवर्टाइजमेंट पर कंपनी का बहुत पैसा खर्च होता है, और जो प्रमोशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर है। कंपनी का फोकस ये रहेगा कस्टमर्स को बताने के लिए कि हमने अपना 5G इनेबल्ड हैंडसेट इंट्रोड्यूस कर दिया है, या कंपनी का फोकस रहेगा कि हमने अपनी इलेक्ट्रिक कार है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी है। तो अगर आपके प्रोडक्ट हाईली परचेज और लो प्राइस प्रोडक्ट है तो आप उस केस में सैंपल्स दे सकते हो अवेयरनेस के लिए, और अगर आपके प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस हाई है और लेस फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट है तो आप ट्रायल का यूज कर सकते हो, कस्टमर को डेमो की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, ग्रोथ स्टेज। पिछले साल आपकी 5,000 यूनिट सेल हुई थी, अब इस साल आपकी है 8,000 यूनिट सेल हुई, उसके अगले साल आपकी 12,000 यूनिट सेल्स हुई, फिर आपकी 20,000 यूनिट सेल हुई इलेक्ट्रिक कार्स की, या आपके इस साल 1 लाख हैंडसेट बिके 5G फ़ोन के, उसके अगले साल आपके 3 लाख हैंडसेट बिके, उसके अगले साल आपके 8 लाख हैंडसेट बिके। तो मतलब हर साल पिछले साल से सेल्स है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में एक्सेप्ट हो चुका है और कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट अब कौन से स्टेज में आ गया, ग्रोथ स्टेज में आ गया है। तो द ग्रोथ स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स इंक्रीजेज as more customers become aware of the product and its benefits and additional market segments are target। तो इस केस में क्या रहता है कि कंपनी को रुकना नहीं है, इस कंपनी को है जो भी कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट पर अभी भी खर्चा करेगी। सेल्स इंक्रीज हो रही है लेकिन क्योंकि अभी मार्केट पूरा कैप्चर नहीं हुआ है, अभी कस्टमर्स ने प्रोडक्ट को इनिशियल लेवल पर परचेज करना स्टार्ट किया है, और जब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल दिख रहा है तो जो और कंपनीज हैं वो कंपनी भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देंगी। जैसे आपका 4G हैंडसेट सक्सेसफुल हो गया तो जो और कंपटीटर्स थे वो भी अपना 5G हैंडसेट सक्सेसफुल हो गया तो अब जो और कंपनीज हैं वो भी अपना 5G हैंडसेट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देंगी। आपकी इलेक्ट्रिक कार सक्सेसफुल हो गई तो और जो कंपटीटर्स हैं वो भी अपनी इलेक्ट्रिक कार मार्केट को मार्केट में क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन का फोकस है वो ब्रांड अवेयरनेस पे नहीं है, क्योंकि अब कस्टमर 5G फ़ोन से अवेयर हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक कार से अवेयर हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो फोकस है वो ब्रांड प्रेफरेंस पर है कि कस्टमर कंपटीटर की बजाय आपके 5G फ़ोन को क्यों परचेज करे, या जो कस्टमर है वो कंपटीटर की बजाय आपकी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार को क्यों परचेज करे। तो यहाँ पर अभी आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये है कि इंट्रोडक्शन से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। जो इंट्रोडक्शन में नेगेटिव ग्रोथ होती है, मतलब खर्चा ज़्यादा होता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली सिचुएशन चल रही होती है। इसमें अगर खर्चा रुपया है तो आमदनी है ₹1.25 के करीब होना स्टार्ट हो जाती है, ₹1.5 के करीब होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही अब हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आया, अब वापस से हमको अपने जो मार्केटिंग मिक्स थे
प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन उसमें वापस से क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो पहला चेंज किस में आएगा, प्रोडक्ट में। अब हम अपने प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। भाई 5G फ़ोन है, अब उसमें कैमरा के ऊपर हम और फोकस कर सकते हैं, या स्क्रीन साइज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, या प्रोसेसर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके है अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग कलर में उस फ़ोन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक कार में आपने इनिशियल लेवल में मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी इंट्रोड्यूस की थी, तो अब आप ग्रोथ स्टेज में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो AMT होता है उसमें अब आप अपनी गाड़ी को क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इनिशियल लेवल में इंट्रोडक्शन में आपने केवल 2 कलर्स में ही गाड़ी इंट्रोड्यूस की थी, अब आप ग्रोथ में 2-3 कलर और एडिशनल क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इनिशियल लेवल में इंट्रोडक्शन में आपने गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन में इंट्रोड्यूस की थी, अब आप उसमें टर्बो इंजन दे सकते हो ग्रोथ स्टेज में। नेक्स्ट क्या है, प्राइस। अभी भी आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है तो आप अपनी प्राइस को अभी भी क्या रखोगे, हाई रखोगे। और अगर कंपटीशन ज़्यादा हो गया है तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कुछ कम कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ में आ गया है, इट मीन्स सक्सेसफुल हो रहा है, ज़्यादा कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है इंट्रोडक्शन स्टेज में आप केवल मेट्रो सिटीज़ में ही कर रहे थे, अब आप है टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अब आपका प्रोडक्ट है क्योंकि सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप होलसेलर और रिटेलर को जितना मार्जिन इंट्रोडक्शन स्टेज में दे रहे थे, अब मार्जिन उससे कम कर सकते हो, क्योंकि और डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता है, प्रमोशन। यहाँ पर भी ग्रोथ स्टेज में भी एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज रहेगी, ज़्यादा रहेगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का फोकस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंट्रोडक्शन में फोकस ब्रांड अवेयरनेस पर था और ग्रोथ में जो फोकस है वो ब्रांड प्रेफरेंस पर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाती है, मैच्योरिटी स्टेज। अब लास्ट ईयर आपकी जो सेल्स थी वो 25 लाख यूनिट सेल हुई थी, इस साल आपकी 27 लाख यूनिट सेल हुई हैं, उसके अगले साल 28 लाख यूनिट सेल हो गई हैं। तो आपकी सेल्स तो हो रही है प्रोडक्ट की, लेकिन जो सेल्स होने की स्पीड है वो बहुत कम है, क्योंकि 25 लाख में केवल 2 लाख यूनिट ही एडिशनल इंक्रीज हुई हैं, तो 2 लाख यूनिट एज कंपेयर टू 25 लैक्स क्या है, कम है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमारा प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज में आ गया है, और जो मैच्योरिटी स्टेज की लेटर स्टेज है वहाँ पर सेल फिक्स हो जाएगी कि हर साल आपकी अब 30 लाख यूनिट्स क्या हो रही हैं, सेल हो रही हैं। तो इट मीन्स योर प्रोडक्ट हैज़ कम इनटू मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्टेज होती है। हर कंपनी चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज में आ जाए। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज में मैक्सिमम कस्टमर्स जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं। हर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है। आपकी क्योंकि सेल्स मैक्सिमम हो रही है तो आपकी जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपको एडवर्टाइजमेंट पर, प्रमोशन पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो आपकी कॉस्ट तो कम हो रही है और रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी स्टेज में हो रहा होगा, मैच्योरिटी स्टेज में हो रहा होगा। वाइल सेल्स कंटिन्यू टू इंक्रीज इनटू दिस स्टेज, दे डू सो एट ए स्लोअर पेस बिकॉज ब्रांड अवेयरनेस इज स्ट्रॉन्ग। इस वजह से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को कंपनी कम कर सकती है। ग्रोथ स्टेज में जो नंबर ऑफ कंपटीटर्स आ जाते हैं उनमें से कई कंपटीटर्स ऐसे होंगे जो सरवाइव नहीं कर पाए, तो वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो मैच्योरिटी स्टेज में कंपटीशन ग्रोथ स्टेज के कंपैरिजन में कम होता है, केवल 2 या 3 ही क्या होते हैं, आपके कंपटीटर्स होते हैं। तो इस वजह से आपका जो मार्केट शेयर होता है अब इसमें मैक्सिमम होता है। अब आपके प्रोडक्ट्स और कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि आप ग्रोथ स्टेज में अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड कर चुके होते हो। तो अब यहाँ पर कंपनी का फोकस प्रमोशन में किस में हो जाता है कि भैया जितना मार्केट शेयर है
जितनी सेल हर साल हो रही है, सेल इंक्रीज नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन उतनी सेल हर साल रहनी चाहिए। कंपटीटर है वो हमारे मार्केट शेयर को कैप्चर नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से जो कंपनीज है वो अपने कस्टमर्स को रिटेन रखने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाती है और कंपटीटर के कस्टमर्स को अपने ब्रांड की तरफ स्विच करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी स्कीम्स देती है। तो मैच्योरिटी स्टेज में अब जो प्रमोशन का प्राइमरी गोल है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन मार्केट शेयर। तो इंट्रोडक्शन में प्रमोशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, ब्रांड अवेयरनेस। ग्रोथ में क्या ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन का, ब्रांड प्रेफरेंस। और मैच्योरिटी स्टेज में प्रमोशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेंटेनिंग मार्केट शेयर। की 30 लाख यूनिट्स पर ईयर सेल हो रही हैं और आपका 38 या 40% मार्केट शेयर है उस इंडस्ट्री में, तो उतना मार्केट शेयर आपका बना रहे। तो अब जैसे ही प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में आ गया, आपको अपने मार्केटिंग मिक्स में वापस से क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसका अपलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर है काफ़ी दिनों से वही सेम डिज़ाइन देख रहा था, तो अब डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा तो उसको न्यू की क्या आती है, फीलिंग आती है। प्राइस, इस स्टेज में मैच्योरिटी में हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इजीली कम कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा खर्चा नहीं है, सेल्स मैक्सिमम हो रही है, तो पर यूनिट कॉस्ट है जो प्रोडक्ट की वो कम हो गई है। तो इसका बेनिफिट हम कस्टमर्स को देते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि ग्रोथ स्टेज में और मैच्योरिटी स्टेज में, आप ग्रोथ स्टेज में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीज किए जा रहे थे ईयर बाय ईयर। मैच्योरिटी स्टेज में क्योंकि अब आपकी मैक्सिमम सेल्स हो रही है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है। अब आप न्यू वेज आइडेंटिफाई करते हो डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे कि आप ऑफलाइन मोड के थ्रू अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो अब आप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जिससे कि नए कस्टमर्स आपके साथ क्या हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रमोशन। तो अब अपना एम्फेसिस किसके ऊपर हो जाएगा, ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर। आप प्रमोशन स्कीम्स दोगे, कस्टमर्स जो आपका रेगुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उनको एडिशनल बेनिफिट्स दोगे और अपने मार्केट को मेंटेन करोगे। वो इंसेंटिव्स दोगे कि कस्टमर है वो कंपटीटर के ब्रांड की तरफ स्विच ना कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाएगी, डिक्लाइन स्टेज। पिछले साल 30 लाख यूनिट सेल्स हुई थी, इस साल 28 लाख यूनिट सेल हुई, उसके अगले साल 25 लाख यूनिट सेल हुई। इट मीन्स अब आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ गया, डिक्लाइन स्टेज में आ गया। तो ईयर बाय ईयर है जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो क्या होने लग जाती है, डाउन होने लग जाती है। तो इसे हम कौन से स्टेज बोलते हैं, डिक्लाइन स्टेज बोलते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि भाई जो प्रोडक्ट है अब वो टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलेट हो गया है, मतलब अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, अब कस्टमर उस टेक्नोलॉजी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अब 5G फोन आ गए तो जो 4G फोन्स हैं वो कौन से स्टेज में चले जाएंगे, डिक्लाइन स्टेज में चले जाएंगे। जैसे कलर टेलीविजन आए तो जो ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स थे वो कौन से स्टेज में चले गए, डिक्लाइन स्टेज में चले गए। जब मोबाइल फोन्स आए तो जो लैंडलाइन फोन्स थे वो कौन से स्टेज में चले गए, डिक्लाइन स्टेज में चले गए। तो जब भी कोई आउट थ्रू या बैक थ्रू टेक्नोलॉजी आती है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट हैं वो कौन सी स्टेज में चले जाते हैं, डिक्लाइन स्टेज में चले जाते हैं, क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, कस्टमर का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। अगर प्रोडक्ट ने ब्रांड लॉयल्टी बना रखी है तो उसको डिक्लाइन स्टेज के बाद भी मार्केट से आउट होने में थोड़ा बहुत क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो डिक्लाइन स्टेज में जो कंपनी है उसके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं। भाई जिस तरह से आपका प्रोडक्ट भी डिक्लाइन स्टेज में आया है, इसी तरह कंपटीटर का प्रोडक्ट भी तो आया होगा डिक्लाइन स्टेज में। तो आप मेंटेन रखोगे अपने प्रोडक्ट को, बनाना जारी रखोगे अपने प्रोडक्ट को, इस होप में कि कंपटीटर आपसे पहले चला जाए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, अपने कॉस्ट को रिड्यूस रखोगे और उस प्रोडक्ट को यूज करने के नए तरीके हैं वो आप अपने कस्टमर्स को बताओगे। हार्वेस्टिस्ट मतलब क्या होगा कि आप है ईयर बाय ईयर अपने प्रोडक्ट के साथ जो मार्केटिंग सपोर्ट था वो मार्केटिंग सपोर्ट कम करते जाओगे, एडवर्टाइजमेंट्स कम करते जाओगे, उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दोगे, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट था वो करना बंद कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट की मार्केट में कहीं कोई डिमांड नहीं आ रही है, अब उसका जो सक्सेसर है मतलब अपडेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आपने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर
दिया है, तो अब आप इस प्रोडक्ट को ऑफिशियली बनाना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो इस केस में मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चेंज होते हैं। पहला, प्रोडक्ट। अब हमने अगर अपने प्रोडक्ट को 5 अलग अलग वेरिएशंस में लॉन्च किया हुआ था, तो अब हम अपने वेरिएशंस क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, क्योंकि अलग अलग वेरिएशंस बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, असेंबली में हमको क्या करना पड़ रहा था, चेंज करना पड़ रहा था। प्राइस हम क्योंकि प्रोडक्ट को बनाना बंद कर चुके हैं, लेकिन मार्केट में अभी भी प्रोडक्ट का स्टॉक है, तो उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट्स पर हैवी डिस्काउंट देते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो हमारा पैसा है, जो कि उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की फॉर्म में ब्लॉक है, वो हम जल्दी से क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा है, ईयर बाय ईयर, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की सेल्स कम होती जा रही हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल नहीं कर पा रहे हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अब आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, अब आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन पर बिल्कुल कम एक्सपेंडिचर करोगे, एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम कर दोगे, महीने में केवल 1 या 2 बार एडवर्टाइजमेंट दोगे, वो भी केवल ये बताने के लिए कि अभी भी प्रोडक्ट मार्केट में, स्टोर में अवेलेबल है, तो आप उसको जल्दी से जाकर ले सकते हो। जैसे कि BS6 व्हीकल्स जब गवर्नमेंट ने कर दिया, तो BS4 वाले कौन सी स्टेज में आ गए, डिक्लाइन स्टेज में। तो जो भी रिटेलर्स थे, जो भी कार शोरूम्स वाले थे या 2 व्हीलर शोरूम्स वाले थे, वो जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को आउट करने के लिए उस पर क्या दे रहे थे, हैवी डिस्काउंट्स दे रहे थे। तो कौन सी स्टेज हो गई आपकी, डिक्लाइन स्टेज हो गई। अब ये फीचर्स हैं, आइडेंटिफाइंग फीचर्स, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग, प्रॉफिट, ये स्टेजेस हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। सेल्स पता ही है, इंट्रोडक्शन स्टेज में लो होती है, ग्रोथ में हाई होती है, मैच्योरिटी में भी हाई होती है, और डिक्लाइन में वापस जाकर लो हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सेटअप करना पड़ता है, पूरा नया असेंबली प्लांट लगाना पड़ता है, नई मशीन्स परचेज करनी पड़ती हैं। ग्रोथ में भी हाई होगी, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के नए नए वेरिएशंस लॉन्च कर रहे हो, डिमांड बढ़ रही है, तो आपको अपने प्रोडक्शन मशीन्स में इंक्रीज करना पड़ सकता है। मैच्योरिटी में अब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे आपने वो सारे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और डिक्लाइन में तो अब आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हो, तो ये भी क्या होगा, लो होगा। कंपटीशन, इंट्रोडक्शन में क्योंकि अभी प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, तो कोई कंपटीशन, अगर आपने पेटेंट बनाया हुआ है, पेटेंट लिया हुआ है, तो इनिशियल लेवल में कोई कंपटीशन नहीं होगा, या फिर लो कंपटीशन होगा। जैसे कि अभी 5G फोन्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ग्रोथ में कंपटीशन हाई होता है, और क्योंकि नए नए कंपटीटर्स मार्केट में आते जाते हैं। और मैच्योरिटी में तो दूसरी फर्म के साथ आपका कंपटीशन बहुत हाई होता है। जैसे पेप्सी का कोको कोला के साथ कैसा कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन है। मारुति का हुंडई के साथ कैसा कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन है। और डिक्लाइन में कंपटीशन वापस क्या होना स्टार्ट हो जाता है, लो होना स्टार्ट हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट, इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देंगे, दिन में 6-6, 7-7, 10-10 बार एडवर्टाइजमेंट देंगे। ग्रोथ में भी एडवर्टाइजमेंट की फ्रिक्वेंसी हाई होगी, लेकिन इंट्रोडक्शन से थोड़ा कम हो जाती है। मैच्योरिटी में भी एज कंपेयर टू डिक्लाइन एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और डिक्लाइन में तो एडवर्टाइजमेंट हम करना बिल्कुल क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। प्रॉफिट, इंट्रोडक्शन में आपको बताया, या तो नेगेटिव प्रॉफिट होगा या बिल्कुल लो प्रॉफिट होगा। ग्रोथ में भी प्रॉफिट हाई होना स्टार्ट हो जाता है, हर साल पिछले साल से प्रॉफिट ज़्यादा होता है। मैच्योरिटी में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैक्सिमम सेल्स हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट कोई नया नहीं हो रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मैच्योरिटी में होगा। और डिक्लाइन में वापस से अब प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, लिमिटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। होना तो ये चाहिए कि हर प्रोडक्ट है, इंट्रोड्यूस के बाद है, ग्रोथ स्टेज में जाना चाहिए, मैच्योरिटी स्टेज में जाना चाहिए, फिर डिक्लाइन स्टेज में जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है और उसके कुछ टाइम के बाद ही डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। जैसे कि पेजर्स जैसे ही मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके कुछ टाइम बाद मोबाइल फ़ोन्स आ गए, तो पेजर है वो ग्रोथ और मैच्योरिटी में तो जा ही नहीं पाए, सीधे इंट्रोडक्शन से किस में आ गए, डिक्लाइन में आ गए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, वो मैच्योरिटी में जाकर फिक्स हो गए हैं, वो डिक्लाइन स्टेज में जा ही नहीं रहे हैं। जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क है, पार्ले जी के बिस्किट्स हैं, पेप्सी है, कोको कोला है, ये मैच्योरिटी स्टेज में ही हैं काफ़ी सालों से। और नेक्स्ट
नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है कि ये मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, उन्होंने चीज़ पढ़ी हुई है तो वो इस चीज़ को कई बार इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जबकि उनको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपने थ्योरी में पढ़ा कि जब प्रोडक्ट की सेल डाउन हो जाती है तो प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ गया, डिक्लाइन स्टेज में आ गया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन रीजन की वजह से ही डिक्लाइन स्टेज में आया, कई बार टेम्परेरी रीजन हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमी डाउन जा रही है या कोविड-19 की वजह से अभी है मार्केट में उतना बूम नहीं है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं हो पाई। तो इससे हमें ये जजमेंट नहीं करना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन स्टेज में चला गया। लेकिन क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है तो आप इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दोगे, और जैसे ही आपको लगा कि इस साल की सेल पिछले साल से कम हुई, आप तुरंत डिक्लेयर कर दोगे कि भैया प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में आ गया, तो उसका एडवर्टाइजमेंट कम कर दो, उस पर हैवी डिस्काउंट्स दे दो, जबकि वो एक्चुअल में डिक्लाइन स्टेज में नहीं आया था। कुछ टेम्परेरी रीजन की वजह से उसकी सेल डाउन हुई थी, वापस से उसकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, स्टिल वो अभी भी मैच्योरिटी स्टेज में ही है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की कुछ क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई। अब नेक्स्ट ई लेक्चर में हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।